देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से वर्ड्स सिंथेसिस करके हम लोग ने किसी अल्काइल हैलाइड को एक हायर अल्केन में कन्वर्ट किया था। तो वो रिएक्शन को जरा रिवाइज कर लेते हैं, उसके ऊपर थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, थोड़े से एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देके भी कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है 12th में मैंने बहुत देखे हैं, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत देखे हैं, इसलिए टिपिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जरा उस पर गौर करते हैं। और फिर आज का लास्ट एमओपी है इस अल्केन का, तो वो हम कंप्लीट कर रहे होंगे और साथ में मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करूंगा। देखिए तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं जरा वर्ड सिंथेसिस, जो लास्ट लेक्चर में किया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, WURTZ वर्ड सिंथेसिस। मैंने आपसे ऐसा कहा था कि वर्ड सिंथेसिस W से चालू होता है तो इसके अंदर डबलिंग होता है, ऐसे याद रखने के लिए बताता है। डबलिंग होता है, डबलिंग में क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड जितने भी कार्बन का लोगे उसके कार्बन एटम्स डबल हो जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ अगर आपने CH3Cl लिया होता, CH3Cl, ठीक है, और इसमें आप क्या ऐड करते, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम ऐड करते, आप फिर से ऑफकोर्स यही मॉलिक्यूल को वापस लिख देते हैं। तो बोलने की बात क्या है कि वी रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सम अल्काइल हैलाइड विथ 2 सोडियम एटम्स। तो हमको पता है यहाँ से ये जो रिएक्शन है ड्राई ईथर के बिना प्रोसीड नहीं हो सकता। ड्राई ईथर के अंदर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ NaCl निकल जाएगा। मैं यहाँ भी मेंशन कर सकता हूँ, बाद में मेंशन कर सकता हूँ, इज वन एंड द सेम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस CH3 यूनिट गेट्स जॉइंट विद दिस CH3 यूनिट, सो वी गेट समथिंग लाइक दिस CH3 बॉन्डेड टू CH3। तो कहने की बात यह है कि अगर आप मिथाइल क्लोराइड वाला कंपाउंड लेते हो, मिथाइल क्लोराइड दैट इज हैविंग 1 कार्बन एटम इन इट, मिथाइल क्लोराइड वाला कंपाउंड, ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज अंडरस्टूड, बट द कंपाउंड यू ऑब्टेन हियर इज इथेन, मतलब कार्बन एटम डबल हो रहे हैं। तो यानी अगर आप 1 कार्बन एटम का प्रोडक्ट लोगे तो आपको 2 कार्बन एटम का मिलेगा, 2 लोगे तो 4 मिलेगा, 3 लोगे तो 6 मिलेगा, 4 लोगे तो 8 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यू चेक इट आउट, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ कार्बन एटम्स you take on reactant side, you will always obtain even number of carbon atoms on the product. You will always get even number of carbon atoms. Yes or no? Right? Now, suppose if you have got 2 different molecules, see these 2 molecules are same, correct? एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल है। मान लेते हैं हमारे पास में जो दोनों मॉलिक्यूल है वो अलग अलग कंपाउंड के होते, अलग अलग कंपाउंड के होते तो क्या बनता। जैसे कि मेरे ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लो एक CH3 होता, Cl, करेक्ट, और दूसरा मॉलिक्यूल हम है ना कुछ इस तरह से लेते हैं, Cl CH2 CH3, ठीक है। अब चेक करो, ये मॉलिक्यूल इज मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम ऑफ कोर्स IUPAC में आप लिख सकते हैं, दैट इज क्लोरोमीथेन। चलो लिख देता हूं मैं, क्लोरोमीथेन, बढ़िया है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड जो है इसका कॉमन नेम अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, ठीक है, और इसका भी IUPAC नेम लिखा जा सकता है, दैट इज क्लोरोइथेन। चलो लिख देता हूं मैं, क्लोरोइथेन। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है और इनके बीच में मैंने सोडियम डाल दिया, 1 बार सोडियम डाल दिया, 2 बार, ठीक है। अब बताओ जरा रिएक्शन क्या होगा। अब क्या होगा रिएक्शन में, अब जब मैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ ईथर लिखना भूल गया, सिर्फ ड्राई लिख दिया था, ठीक है, आप समझ गए ना, ड्राई ईथर यूज करेंगे तो क्या होता है। नाउ एक्चुअली इंस्टेड ऑफ गेटिंग 1 प्रोडक्ट, यहाँ पर ऐसा तो होगा ही ना, Na और Cl निकल जाएगा, ये भी Na और Cl निकल जाएगा, दिस गेट्स कनेक्टेड टू दिस, करेक्ट, ऐसा आपको यहाँ पर मिलेगा, आई अंडरस्टैंड। बट द मेन कंसेप्ट हियर इज यू विल नॉट गेट सिंगल प्रोडक्ट, you will not get single product, you will get mixture of 3 different products. How, I will tell you. देखो अगर आप एक बीकर के अंदर मिथाइल क्लोराइड लेते हो, दूसरे बीकर के अंदर इथाइल क्लोराइड लेते हो, you have got 2 बीकर्स, करेक्ट। अब आप एक बड़े से रिएक्शन वेसल के अंदर पहले मिथाइल क्लोराइड डालेंगे, फिर इथाइल क्लोराइड डालेंगे, फिर सोडियम डालेंगे, फिर ड्राई ईथर डालेंगे, एंड देन द रिएक्शन विल स्टार्ट। तो जब आप इथाइल क्लोराइड का थोड़ा सा लेते हो, मान लो 10 ml इथाइल क्लोराइड लिया, फिर मान लो 10 ml मिथाइल क्लोराइड लिया, तो जब आप 10 ml लेते हो तो क्या उसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है, नहीं, यू हैव गॉट सो मेनी नंबर ऑफ मिथाइल क्लोराइड, सो मेनी नंबर ऑफ इथाइल क्लोराइड, है ना, एंड रिएक्टिंग विद सो मेनी सोडियम। जितना ग्राम आपने सोडियम डाला हुआ तो 1 ग्राम के अंदर 1 सोडियम थोड़ी ना होगा, बहुत सारा सोडियम होता है, ठीक है। तो बहुत सारा सोडियम एटम्स आप डालोगे तो होता क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आउट ऑफ सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड, आउट ऑफ सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड, डोंट यू थिंक देयर इज पॉसिबिलिटी के 2 मिथाइल क्लोराइड, करेक्ट है, सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाए, 2 मिथाइल क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाए, तो देखो ये NaCl निकल जाएगा, ये NaCl निकल जाएगा, एंड देन द प्रोडक्ट यू विल ऑब्टेन हियर इज CH3CH3, दैट इज ईथेन, दिस प्रोडक्ट इज वन दैट इज गोइंग टू बी ईथेन, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे इथाइल क्लोराइड में से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2 इथाइल क्लोराइड ही आपस में रिएक्ट कर जाए, तो 2 इथाइल क्लोराइड आपस में रिएक्ट करेगा, तो देखो CH, मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH3CH2Cl reacts with sodium, 2 atoms of sodium,
विद अगेन इथाइल क्लोराइड, तो ये NaCl निकल जाएगा, ये वाला NaCl निकल जाएगा. देन डोंट यू थिंक यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, CH3 CH2 गेट्स कनेक्टेड टू दिस CH2 एंड CH3. तो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन, यू विल ऑब्टेन समथिंग लाइक दिस ब्यूटेन. ऐसा 4 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा. और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करते हुए एक इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ टकरा जाए. तब ऐसे केस में ये होगा कि NaCl निकल जाएगा, ये NaCl निकल जाएगा, दिस CH3 गेट्स कनेक्टेड टू दिस CH2 ऑब्टेनिंग दिस कंपाउंड. तो CH3 गेट्स कनेक्टेड टू CH2 and CH2 is already being connected with other CH3 like this. Correct? So there is possibility of getting 3 different products. That is self reaction of methyl chloride with sodium atom, self reaction of ethyl chloride with sodium atom, and the cross reaction between the methyl chloride and the ethyl chloride. This is possible when you take 2 different compounds and make them react with sodium. ठीक है, माइंड यू ऐसा कुछ भी हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया था. लास्ट लेक्चर में सिंपली था कि वी आर टेकिंग सेम मॉलिक्यूल्स, करेक्ट, एंड मेकिंग इट रिएक्ट विद सोडियम. So that is why we got only one product. But when you take different molecules and make it react with sodium, there is possibility of getting 3 different products. Self product of first molecule, the self product of second molecule, and the crossed product between first molecule and the second molecule. I hope you can understand my language. मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री में, मैं किस तरह की भाषा यूज कर रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है. उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे. ठीक है, तो this kind of reactions actually are not called as word synthesis. They are called as cross word synthesis. ठीक है, तो ये आज का टॉपिक मैं सिखाना की थोड़ी सी कोशिश कर रहा था. ये आपके टेक्स्ट में दिया हुआ तो नहीं है, पर एंट्रेंस एग्जाम में काफी पूछा जाता है ऐसे टॉपिक्स पे, इसलिए मैं जरा सा आपको बता दिया. ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जरा फिर से मैं लिख देता हूँ कि आज के टॉपिक में मैंने शुरू किया क्रॉस वर्ड्स सिंथेसिस. एनीवे ये 12th स्टैंडर्ड में फिर से रिपीट होने ही वाला है, तो 12th में आपको झटका ना लगे, नई चीज आप ना सीखे, इसलिए मैंने यही बता दिया. तो जब 12th में आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हम कुछ नया ही सीख रहे हैं, आपको पहले से ही पता होगा, तो यू विल बी लिटिल बिट रिलैक्स्ड ओवर देयर, राइट. तो देखो क्रॉस वर्ड सिंथेसिस में हम क्या देखते हैं, वी टेक लाइक दिस R bonded to X, we make it react with sodium atom, we again take one more sodium atom and we make it react with R X bonded to R dash. R dash means मतलब दोनों, ये दोनों कंपाउंड अलग हो गए ना अभी. तो जब हम ऐसा रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्स ट्राई ईथर एज अवर सॉल्वेंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि R bonded to R एक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट रिएक्टेंट, प्लस R dash bonded to R dash मिलेगा, दैट इज सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ सेकेंड रिएक्टेंट, राइट. And the third compound we are going to get is R bonded to R dash, that is crossed product. So let me write, this is a self product, correct. This is again a self product and this is going to be crossed product. ठीक है, इस तरह से. That is why this reaction is called as cross words synthesis. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा. देखिए जब भी सेल्फ प्रोडक्ट बनते हैं वो इवन नंबर्स के बनेंगे. एक ही कार्बन एटम का जब डबलिंग होगा तो 2 बनेगा, 2 का 4 होगा, 3 का 6 होगा, 4 का 8 होगा, डबलिंग होगा. पर जब आप क्रॉस रिएक्शन करते हो दैट इज द ओनली टाइम यू गेट ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि अल्काइल हाइड्राइड से अल्केन बनाओ, बट अल्केन नहीं हायर अल्केन बनाओ, तो हायर अल्केन में भी 2 पॉसिबिलिटी है, हायर अल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हायर अल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इफ द इवन नंबर इज गिवन, नॉर्मल वर्ड सिंथेसिस विल डू द वर्क. ठीक है, क्योंकि वहां डबलिंग ही होता है और डबलिंग होने से हमेशा इवन नंबर मिलता है. लेकिन इफ यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, जैसे ऑड नंबर ऑफ अल्केन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग अल्केन, ऐसा बनाने के लिए बोल दिया, दैट टाइम यू कैन नॉट यूज सिंपल वर्ड सिंथेसिस बिकॉज वहां डबलिंग होता है और डबलिंग से इवन नंबर मिलता है. दैट टाइम यू हैव टू यूज क्रॉस्ड सिंथेसिस बिकॉज क्रॉस्ड के अंदर जब वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब उसके अंदर ऑड नंबर के कार्बन एटम्स पाए जाएंगे. ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए. जैसे मैं एग्जांपल करूंगा आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी. ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में नहीं पूछा जाता है, ये एंट्रेंस लेवल का पॉइंट है. एक एक्स्ट्रा थिंकिंग आपको मिले, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिले केमिस्ट्री का, इसलिए मैंने आपको बताया. टेंशन देने का मेरा कोई इरादा नहीं था. ठीक है, तो चलिए जरा इस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं. देखो जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रिपेयर ब्यूटेन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड. देखिए इथाइल क्लोराइड कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH3 CH2 Cl, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल क्लोराइड. आई कैन इवन राइट IUPAC नेम, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोइथेन. इसको मुझे कन्वर्ट करना है ब्यूटेन में. नाउ ब्यूटेन का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, CH3 CH2 and CH3. What do I observe is we have to obtain a product having 4 carbon atoms
एंड वी हैव द रिएक्टेंट कंटेनिंग ओनली 2 कार्बन एटम्स, तो नेचुरली आई कैन सी 2 का 4 यानी डबलिंग हो रहा है, और डबलिंग होता है तो W से चालू होने वाला रिएक्शन कौन सा था, वर्ड सिंथेसिस मुझे यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर देखो इवन नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं, तो वर्ड सिंथेसिस बहुत आसान हो जाएगा। आई हैव टू टेक ओनली दिस मॉलिक्यूल ट्वाइस एंड मेक इट रिएक्ट विद 2 एटम्स ऑफ सोडियम। तो इसी मॉलिक्यूल को ट्वाइस 2 एटम्स ऑफ सोडियम के साथ अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। इसका रिएक्शन में ऑफकोर्स ड्राई ईथर, मैं सॉल्वेंट नहीं बोलूंगा, ड्राई ईथर बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से 2 टाइम्स ऑफ NaCl निकल जाएगा, जो कि एक साइड प्रोडक्ट बन के गायब हो जाएगा। दिस इज हाउ वी ऑब्टेन ब्यूटेन, दिस इज नॉर्मल वर्ड सिंथेसिस। आई हैव टू ऑब्टेन इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो दिस इज सिंपल। पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि प्रिपेयर प्रोपेन बाय वर्ड सिंथेसिस, नाउ प्रिपेयर प्रोपेन मींस प्रोपेन इज अवर प्रोडक्ट, इसको बनाने का है, ठीक है। फ्रॉम वर्ड सिंथेसिस बोला है मतलब स्टार्टिंग मटेरियल अपना अल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए, जिसमें अपने को सोडियम एटम ही यूज करने का है और ड्राई ईथर यूज करने का है। दिस इज द कंडीशन दैट इज गिवन, ठीक है, कि ये कंडीशंस है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए, ठीक है, तो ऑड नंबर तो कभी किसी का डबलिंग करके नहीं आ सकता, करेक्ट। तो यहाँ पर हमको है ना नॉर्मल वर्ड सिंथेसिस से अपना काम नहीं चलेगा। देखिए ना, अगर आप मिथाइल क्लोराइड का डबल करेंगे तो इथाइल मिलेगा, ईथ मिलेगा, प्रोप नहीं मिलेगा। अगर आप ईथ का डबल करेंगे तो ब्यूट मिलेगा, प्रोप नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर हमको है ना क्रॉस्ड सिंथेसिस यूज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मान लेते हैं कि हम लोग 3 कार्बन को ऐसा यूज करते हैं कि देखिए एक कार्बन जो है वो मिथाइल, समझ लो कोई भी क्लोरीन ले लो, मिथाइल क्लोराइड से आ गया, तो बाकी के 2 कार्बन जो है वो इथाइल वाले ग्रुप से आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड यूज कर रहा हूँ, तभी जाके मुझे 3 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मैं 2 अलग अलग कंपाउंड यूज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा क्रॉस रिएक्शन ही होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये सेल्फ के साथ रिएक्ट करे, ये भी सेल्फ के साथ रिएक्ट करे, और एक और पॉसिबिलिटी कि क्रॉस प्रोडक्ट मिले। इसलिए जब भी मैं क्रॉस वर्ड सिंथेसिस करता हूँ, 3 कार्बन का कंपाउंड यानी ऑड नंबर कंटेनिंग, ऑड कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड मिलता है, बट उसके साथ में और 2 प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन। कि यहाँ पर जब आप रिएक्शन करोगे तो जब मिथाइल ग्रुप खुद ही के साथ रिएक्ट करेगा तो इथेन कंपाउंड मिलेगा, जब इथाइल ग्रुप खुद ही के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको ब्यूटेन कंपाउंड भी मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग 1 प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। दैट इज द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन, एंड यू कैन इवन बैलेंस दिस रिएक्शन लेटर ऑन, बट देयर इज नो नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन। ऐसा कहीं बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो भी चलता है, बट आप समझ सकते हैं कि इस तरह से भाई अपने को और प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर पॉइंट कि किस तरह से क्रॉस वर्ड सिंथेसिस नाम की कुछ चीजें होती है। देखिए अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन मैंने बताया आपको, वर्ड सिंथेसिस एंड क्रॉस वर्ड सिंथेसिस, दीज आर अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ रिएक्शन वेयर वी आर यूजिंग अ मेटल टू परफॉर्म एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, राइट। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी मेटल के थ्रू रिएक्शन करते हैं तो दीज रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू अ पार्ट वेयर वी कैन से दैट दीज रिएक्शंस आर रिएक्शंस विथ मेटल्स बिकॉज वी आर यूजिंग सोडियम मेटल हियर। अब जैसे जैसे थियरीज, ये बहुत पुराना मेथड है, जैसे जैसे थियरीज डेवलप हुई, जैसे जैसे केमिस्ट्री के अंदर नॉलेज बढ़ा, जैसे जैसे केमिकल साइंटिफिक नॉलेज बढ़ते गया, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग ने इसका यील्ड यानी ये जो कंपाउंड मिल रहा है इसको बेटर बनाने के चक्कर में और भी नए नए मेथड ऑफ प्रिपरेशन निकाले। तो और भी डिफरेंट एलिमेंट्स यूज करके देखे। क्या जरूरी है क्या सोडियम ही यूज करें? हम चाहे तो जिंक यूज कर सकते हैं, लिथियम यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स लेकर के हमने कोशिश की। तो आज हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस है जिनमें मेटल्स को यूज करके अल्केन्स बनाया जा सकता है। नॉट ओनली सोडियम, वी कैन यूज मेनी मेटल्स इंस्टेड ऑफ सोडियम, but this was very ancient method. This was one of the best methods at that time. That is why we are in memory of words we are learning this synthesis. That is why it is called as word synthesis and we study this synthesis right now also. ठीक है, इट इज कॉमन सेंस। यहाँ पर जैसे सोडियम यूज किया वैसे कोई भी दूसरा आइटम भी यूज करके हम लोग ये रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो थियरीज डेवलप हो गए। आज के लेवल पे हम लोग कभी सोडियम जनरली यूज नहीं करते बिकॉज वी ऑल नो दैट सोडियम इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव। सपोज इसकी जगह अगर मैग्नीशियम यूज करते तो अपना काम फटाफट हो जाता, या फिर जिंक यूज करते तो बिना एक्सप्लोसिव के भी रिएक्शन आराम से हो जाता, ठीक है। एनीवे, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, दिस इज आस्क्ड इन एग्जाम्स, तो प्लीज बहुत ध्यान से जरा डिस्क्रिप्शन वगैरह पे ध्यान देना। ये रिएक्शन अच्छे से लर्न करना भाई, 12th में भी ये रिएक्शन पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड यानी 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अपना MOP नंबर 4 टू प्रिपेयर अल्केन्स, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा मेथड है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट,
किससे प्रिपेयर करने वाले बताओ? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। नाउ व्हाट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड्स वाज द साइंटिस्ट हु गेव अस सम पर्टिकुलर केमिकल। उस केमिकल का नाम है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड दैट फ्रॉम दैट केमिकल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट अल्केन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ध्यान से सुनिएगा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, मैं उसका नाम लिखता हूं। इट इज अल्काइल मैग्नीशियम, इट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है। नाउ इफ आई कन्वर्ट इट इनटू केमिकल इक्विवेलेंट, अल्काइल यानी आर ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेल्फब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम मेटल। ठीक है। हैलाइड यानी कनेक्टेड टू सम हैलोजन, इट कैन बी एनी हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दैट। ठीक है। तो दिस इज हाउ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एक्चुअली लुक्स, RMgX, and this particular compound is called as Grignard's reagent. Now the most important thing about Grignard's reagent is it is considered to be a organo, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी वर्ड है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है। दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चे लोग को आखिरी तक समझ में नहीं आता कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। एक ही बार समझाता हूँ, समझ लेना। ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए क्योंकि आर चेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा, मिथाइल, इथाइल, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। मेटेलिक यानी यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम मेटल यूज कर रहे हैं जो दो बॉन्ड बना रहा है, एक अपने कार्बन ग्रुप के साथ में, एक अपने हेलोजन के साथ में। ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सिंपल मतलब क्या होता है, जब कोई मेटल कार्बन के साथ डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। देखिए जनरली कोई मेटल डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, और वो भी कार्बन के साथ तो बहुत मुश्किल है। पर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ऐसे कंपाउंड्स को ही हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इट इज कॉमन सेंस दैट कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बना हुआ बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, ना कि आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है। ऑफ कोर्स मैग्नीशियम हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी कोवैलेंट बॉन्ड ही है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैंने आपको समझाया क्या होता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है। आउट ऑफ दिस, इफ आई वांट टू स्पीक अबाउट दिस बॉन्ड, carbon and magnesium bond, I will call this bond as an organometallic bond. I know it is a covalent bond, but बोलने के लिए मैं क्या कहूँगा, organometallic bond, because organometallic compound के अंदर ये bond सबसे ज्यादा important है. This bond is not important. This is just a normal covalent bond between magnesium and halogen. That is not very important. The important part here is carbon to magnesium का direct covalent bond, because carbon कभी भी metal के साथ में direct covalent bond बनाता है, ऐसा बहुत रेयर केस होता है। ठीक है। और ये रेयर केस है, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा एम्फेसिस करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि भाई दिस इज कार्बन मैग्नीशियम ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। अब ये कंपाउंड के थ्रू हम अल्केन कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखो कैसे, इसमें पानी डाल दो, हो गया रिएक्शन। इसमें क्या डाल दो, पानी डाल दो। इतना सिंपल रिएक्शन, मतलब एक कंपाउंड ले लो बीकर के अंदर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले लो कोई तो, उसमें पानी डाल दो और शेक कर दो, हो गया रिएक्शन। इतना ही था, आपका अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। सर ऐसे कैसे, देखो बताता हूँ। जब आप पानी डालते हो तो रिएक्शन कैसे होता है, आप ये देखिए। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर जनरल रिएक्शन। ठीक है। ग्रिग्नार्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, आर ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू सम हैलोजन, लेट अस से क्लोरीन। तो मुझे इसका नाम क्या बोलना चाहिए, अल्काइल ग्रुप है, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो लिखेंगे, मिथाइल होगा तो मिथाइल लिखेंगे, इथाइल होगा तो इथाइल लिखेंगे, एक्सेट्रा। मैग्नीशियम, अब हैलाइड नहीं लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखेंगे, सही है। तो ये हो गया कोई अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें पानी डाल दो। अब पानी, सर पानी क्या होता है, H2O। तो H2O को जरा अच्छी तरीके से लिखो ना, तो H और OH में ऐसे लिख सकता हूँ वाटर को, बहुत सिंपल सा है। याद कीजिए, सोडियम या कोई भी मेटल का जब भी रिएक्शन होगा, आप ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे तो रिएक्शन स्मूथली होता है। ठीक है। तो सोडियम मेटल था इसलिए ड्राई ईथर यूज करते हैं, यहाँ पर भी मैग्नीशियम मेटल है इसलिए मैं ड्राई ईथर यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ क्या रीजन है ड्राई ईथर यूज करने का, ये तो मैं आपको 12th स्टैंडर्ड में जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि 12th में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th के बहुत चैप्टर्स में आता है, वहां पर मैं आपको एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड भी सिखाऊंगा। राइट नाउ आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी फॉर 11th स्टैंडर्ड टू अंडरस्टैंड कि ये कंपाउंड को बनाया कैसे जाता है। अभी सिर्फ ऐसा याद रखो कि ये कंपाउंड डायरेक्टली है, इसके ऊपर पानी डालने से अल्केन बनता है। ठीक है। ये कंपाउंड कहाँ से आता है ये मैं आपको 12th में सिखाऊंगा, और उसी समय बताऊंगा कि इस कंपाउंड को भी ड्राई ईथर की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। तो चलो अभी यहाँ देखें, इस रिएक्शन के अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, कार्बन एंड मैग्नीशियम ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड विल ब्रेक। ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड विल ब्रेक। बहुत सिंपल है, लेट अस अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कॉमन सेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट से ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे,
That is why I can say the oxygen is delta negative, means it has partial negative charge, and this hydrogen is delta positive because it has partial positive charge. Common sense है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. ये सब चीजें मैं 14 चैप्टर में सिखा चुका हूँ. कार्बन और मैग्नीशियम के अंदर, मैग्नीशियम इज अ मेटल, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. करेक्ट है. तो मेटल जो होता है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और कार्बन जो है वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा. राइट नाउ हियर carbon pulls electron from magnesium, that is why magnesium becomes delta positive and this carbon becomes delta negative. जब ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो आपको नहीं लगता पार्शियल चार्जेस कंप्लीट चार्जेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये तो क्या है, हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है वो बताने के लिए कोशिश किया है. पर जब बॉन्ड टूटेगा, दिस विल बिकम टोटल नेगेटिव, दिस विल बिकम टोटल पॉजिटिव, दिस विल बिकम टोटल पॉजिटिव, दिस विल बिकम टोटल नेगेटिव. तो आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट. तो देखो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है दैट इज H, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव के साथ अरेंज हो जाएगा. देखो इसका नेगेटिव कौन है, R. तो ये R गेट्स कनेक्टेड विद दिस H. इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ कनेक्ट होगा. तो करो कनेक्ट. R गेट्स कनेक्टेड विद दिस हाइड्रोजन. सिंपल एज दैट. Similarly, this whole is a positive part of this compound. This whole is a positive part of this compound. Now gets connected with the negative part of this compound, that is OH minus. करेक्ट है. तो जब ये MgCl वाला कंपाउंड OH माइनस के साथ कंबाइन होगा तो क्या होगा, देखो Mg तो है, Mg के पास पड़ा हुआ एक Cl भी है, पर दैट Mg now is getting connected to OH कुछ इस तरह से. So you will get some compound like this. This is called as magnesium hydroxychloride. That is not important because it is side product, waste product. I don't care about it. What I care about it is alkane. R bonded to H is nothing but alkane. So this is how, just by simply adding water to Grignard in presence of dry ether, I get alkane. आपको कुछ नहीं करना है. Grignard के अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करना है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है, चार्जेस को पहचानना है, ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करवाना है. आपका काम हो गया, अल्केन यहाँ पर बन गया. सिंपल सी बात है. इससे ज्यादा मुझे लगता है इससे ज्यादा इजी रिएक्शन आपको कोई लगा होगा अब तक. ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड सिर्फ वाटर के एक्शन के थ्रू अपने आप को अल्केन में कन्वर्ट करता है. तो इसके ऊपर थोड़े एग्जांपल देखेंगे तो ये आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो चलो अब ये तीनों रिएक्शन सॉल्व करते हैं. बड़े इजी रिएक्शंस हैं. कन्वर्ट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनटू इथेन. तो देखिए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर, इथाइल यानी CH3CH2 ग्रुप कनेक्टेड टू मैग्नीशियम. तो ये आ गया भाई मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम इज कनेक्टेड टू ब्रोमाइड. ठीक है. इसके अंदर बताओ मुझे कि ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड कौन सा है. कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है उसी को ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है. ठीक है. वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इसको इथेन में कन्वर्ट करना है यानी अल्केन में कन्वर्ट करना है. तो ग्रिग्नार्ड को अल्केन में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, सीधा सीधा पानी डाल दो. तो पानी जो होता है उसका फॉर्मूला कुछ होता है H बॉन्डेड टू OH. चलो अब बॉन्ड ब्रेक करते हैं. वाटर का H और O का बॉन्ड ब्रेक होगा और ग्रिग्नार्ड के अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड ब्रेक होगा. मैग्नीशियम इज डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन इज डेल्टा नेगेटिव, वी नो. हाइड्रोजन इज डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव, वी नो. करेक्ट, बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस. तो अब इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा. ठीक है. तो याद रखना ड्राई ईथर के बिना रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा, ड्राई ईथर डालना ही पड़ेगा. तो देखो CH3 है, करेक्ट है, वो CH2 जो है उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो उसी से कनेक्ट होगा कि नहीं. CH2 का बॉन्ड अब हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा कुछ इस तरह से. तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखने से अच्छा मेरे को CH2 के ऊपर अगर एक हाइड्रोजन आएगा तो दिस बिकम्स CH3. सिंपल एज दैट. और ये जो मैग्नीशियम है उसके पास ऑलरेडी ब्रोमीन तो है ही ना. तो मैग्नीशियम जो उसके पास ऑलरेडी ब्रोमीन तो है ही, बट नाउ बिकॉज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड दिस मैग्नीशियम गेट्स कनेक्टेड विद OH. तो यू गेट समथिंग लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीब्रोमाइड, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट. व्हाट इंपॉर्टेंट इज इथेन. तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर इथेन व्हिच वाज डिजायर्ड. तो इसके नीचे इसका नाम लिख देंगे इथेन. बढ़िया है, अपना काम हो गया. सिंपल रिएक्शन है. आगे देखो दूसरा क्या दिया है, अलग तरह से पूछा है कि एक्शन ऑफ वाटर ऑन सेक प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. तो ठीक है भाई, पानी का एक्शन करना है मतलब वाटर ऐड करना है. किस पर ऐड करना है, सेक प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. तो सेक प्रोपाइल, प्रो का मतलब 3 कार्बन, सेक मतलब सेकंड कार्बन नहीं, सेकंड डिग्री कार्बन. तो तीनों कार्बन में यही कार्बन सेकंड डिग्री है. सेकंड डिग्री कार्बन पर मैग्नीशियम लगेगा. ठीक है, मैग्नीशियम लगेगा और मैग्नीशियम के ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन. ठीक है. तो चलो कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा. ठीक है. अभी बताओ इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड कौन सा है. कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड होता है सिर्फ वही ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है.
तो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, मैग्नीशियम इज डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन इज डेल्टा नेगेटिव। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, हाइड्रोजन इज डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव। एग्जाम में ये सब लिख के नहीं आना है, ये तो आपको समझे इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो एग्जाम में पेंसिल से लिख के बाद में रब कर दीजिएगा, नो इश्यूज। यहाँ पर हम ऐड करेंगे ड्राई ईथर, ठीक है। तो ड्राई ईथर ऐड करते ही क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव के साथ भाग जाएगा और इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ भाग जाएगा। तो देखिए CH3, ठीक है, फिर ये CH के ऊपर आने वाला है H, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना CH2, इट इज फाइन, और दिस CH2 is again connected to CH3 forward, ठीक है, प्लस now this NgCl is already there, but that Mg is now going to make bond with this OH minus. So we get magnesium hydroxychloride, but I am not interested in it because it's a side product. The what main product is we get this compound, and this is in common name called as N-propane, और अगर मैं IUPAC में लिखूँ तो प्रोपेन, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। अब वी डोंट नो कौन सा ग्रिग्नार्ड लेना है, बट वी नो दैट साइड आई मीन अवर द प्रोडक्ट ऑब्टेन शुड बी मीथेन। तो भाई अपने को मीथेन बनाने का है, तो देखो ना, इथेन बनाने का था तो इथाइल वाला कंपाउंड लिया, प्रोपेन बनाने का था तो प्रोपाइल वाला कंपाउंड लिया, उसी तरह से मीथेन बनने का है तो मिथाइल वाला कंपाउंड लेंगे कि नहीं। तो ये मिथाइल वाला कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, दिस मिथाइल गेट्स कनेक्टेड टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज ऑलवेज कनेक्टेड टू सम हैलोजन। नाउ यहाँ पर बोला तो नहीं है कौन सा हैलोजन, आपकी मर्जी, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, मैं यहाँ पर ब्रोमीन ले रहा हूँ। तो फॉर दिस नाउ आई कम टू नो टू प्रिपेयर मीथेन आई हैव टू गेट दिस कंपाउंड एज अवर रॉ मटेरियल और अवर रिएक्टेंट। तो ये क्या आएगा बोलो, जिसका नाम क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम, और ब्रोमीन लिखा है तो ब्रोमाइड लिखने का, सिंपल है कि नहीं। इसके अंदर फटाफट वाटर डालने का, ड्राई ईथर सॉल्वेंट लगाने का, आप खुद चेक करके देख सकते हैं, यही बनेगा, ठीक है। दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, नेगेटिव गया इसके पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव गया इसके नेगेटिव के साथ, you will obtain this methane, and what happens is you will get magnesium which is connected to OH and Br, which is called as magnesium hydroxybromide. This is our side product, not very important, ठीक है, therefore no need to mention its name, but what we get is methane and which was our desired product. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, किस तरह से रिएक्शन चल रहा है और किस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आपको कि अल्केन जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसका हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन आइसोमेरिज्म देखा था, सेकंड लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप ये नॉमेनक्लेचर देखा था, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी देखा था, थर्ड लेक्चर में हमने मेथड ऑफ ऑपरेशन शुरू किया था, ठीक है, फोर्थ लेक्चर के अंदर हमने फिर से मेथड्स ऑफ ऑपरेशन देखा, और आज के लेक्चर में भी हमने यहाँ पर मेथड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ अल्केन्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद का जो स्टेप आता है पढ़ाई करने का वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, ठीक है। तो मैं कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अल्केन एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन सिखाता हूँ, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज इन नेक्स्ट लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए बच्चों, हम लोग ने टोटल 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े अल्केन के। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इन चारों मेथड्स के अंदर से बताइए कौन सा मेथड ऐसा है जो अल्केन्स को लार्ज स्केल यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाने में काम आता है, तो इसका जवाब होगा एक भी नहीं। अब तक जो चारों मेथड पढ़े वो लैबोरेटरी मेथड है, मतलब आप लैब में उसको बनाते हैं, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल या लार्ज स्केल प्रोसेस पे जिसमें आपको अल्केन्स का प्रोडक्शन टन्स में, किलो टन्स में, मेगा टन्स में चाहिए होता है, ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, जैसे प्योरिटी अच्छी नहीं होगी, या फिर कॉस्ट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, या फिर आपको जो कंपाउंड मिल रहा है वो सिंगल कंपाउंड नहीं मिल रहा है, इट इज मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग इतना ज्यादा कंपाउंड नहीं प्रोड्यूस कर पाते। तो व्हाट इज द मेथड दैट इंडस्ट्रीज यूज कि हमको सबसे अच्छा कंपाउंड मिले, प्योर कंपाउंड मिले, सिंगल कंपाउंड मिले और सस्ता भी मिले, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द केमिकल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इसलिए इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज्यादा रिसर्च होती है और उसकी वजह से हमको यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। करना नहीं, सिर्फ पढ़ लेना चाहिए कि इंडस्ट्रियल सोर्स टू प्रिपेयर अल्केन, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, इंडस्ट्रीज क्या यूज करती है, इंडस्ट्रीज यूज क्रूड पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, मोस्टली आई कैन से क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल टू ऑब्टेन अल्केन। हाउ क्रूड ऑयल और क्रूड पेट्रोलियम का जो इंडस्ट्रीज है वो एक प्रोसेस करती है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये ऑलरेडी आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है ये आपने पढ़ा ही होगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो याद रखिए, क्रूड ऑयल और क्रूड पेट्रोलियम का जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको जो चाहिए वो अल्केन आपको मिल जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सारी चीजें यहाँ से ऑब्टेन की जा सकती है बाय एडजस्टिंग द कंडीशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। तो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन क्रूड ऑयल एंड क्रूड पेट्रोलियम।
से अल्केन ऑन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्रूड ऑयल और क्रूड पेट्रोलियम क्या होता है। देखो बहुत सालों पहले, देखो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो अभी यहाँ पर हमारे ह्यूमंस होंगे, ठीक है, तो एनिमल्स होंगे, ठीक है, बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो जब ये जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, इनका जो बॉडी है वो जमीन में जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा, बहुत सालों के बाद में क्या होगा, इस पे अर्थ का दूसरा लेयर बनेगा सैंड का। आपको पता है ना, सैंड का 1 सेंटीमीटर का लेयर बनने के लिए 30-40 साल चले जाते हैं। तो इस तरह ये सब ज्योग्राफी की बात है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अर्थ का लेयर बनते ही जाएगा, बनते ही जाएगा, बनते ही जाएगा। तो क्या होगा, हजारों सालों के बाद, 10,000 5,000 साल के बाद में क्या होता है कि यहाँ ये लेयर बनने के वजह से ये जो सेडिमेंट्स थे यहाँ पर, ये जो ऑर्गेनिक मैटर था, ऑर्गेनिक मैटर यानी क्या, लिविंग बींग की बॉडी, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो थे वो क्या हो जाएंगे ड्यू टू प्रेशर। क्यों भाई, इतनी लेयर्स ऑफ अर्थ है तो उस पर प्रेशर तो पड़ेगा ही ना, कॉमन सी बात है। तो इतनी प्रेशर, ऊपर से आपको पता है कि अर्थ के कोर में बहुत हीट है, तो यहाँ पर प्रेशर और हीट बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो धीरे धीरे ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ऑर्गेनिक लिक्विड इज नथिंग बट क्रूड ऑयल और क्रूड पेट्रोलियम, जिसको हम बोलते हैं। तो आज के जमाने में हम तो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, हम तो यहाँ रह रहे हैं। तो हजारों सालों पहले जो सेडिमेंट्स रह गए थे, उनका जो ऑयल बन चुका है, तो आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ खड्डे खड्डे बन गए होंगे, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स वगैरह पाए जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारा ऑयल का क्वांटिटी होगा, तो इसे हम कहते हैं ऑयल वेल्स। तो दुबई में अगर आप जानते हो कि ऑयल का कुआं है, ऑयल का कुआं मतलब ऑयल का कुआं नहीं होता है, वो एक जमीन का टुकड़ा है जहां पर बहुत अंदर अगर आप उसको डिग करोगे तो आपको ऐसा बहुत सारा ऑयल का कंटेंट मिलेगा, बिकॉज हजारों करोड़ों सालों पहले वहां पर क्या हुआ होगा कि बहुत सारे ह्यूमन लाइफ की डेथ हो गई होगी, या फिर ऑर्गेनिक मैटर होगा, जिसकी वजह से आज वो ऑयल या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक पाइप लगाते हैं। पाइप ऐसा नॉर्मल पाइप नहीं होता, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस बिहाइंड इट, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट देयर। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग ऐसा इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाते हैं और यहाँ से सारा ऑयल जो है उसको डिगअप करके ऊपर लेके आते हैं। फिर इस ऑयल को कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, और फिर बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस करते हैं जिनमें से सब इम्प्योरिटीज निकाली जाती है। फिर बाद में वो जो ऑब्टेन हुआ उसको क्रूड बोलते हैं। तो उस क्रूड का भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो वी गेट अल्केन्स, बेंजीन्स एक्सेट्रा, व्हाटएवर टाइप ऑफ कंपाउंड दैट वी वांट। तो मेजॉरिटी अगर मैं कहूँ दुनिया का सारा हाइड्रोकार्बन, नॉट ओनली अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एनी एरोमेटिक कंपाउंड, दुनिया का ऑलमोस्ट हर एरोमेटिक कंपाउंड आप क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि कितना अच्छे से वो ऑब्टेन किया जा सकता है और कितने अच्छे से नहीं। अल्केन्स बहुत अच्छे से ऑब्टेन किए जाते हैं, इसके इंडस्ट्रियल लेवल पर वहां से ढूंढा जाता है। अगर सपोज अल्केन इतने अच्छे से यहाँ से नहीं ऑब्टेन किया जाता तो हमारे पास और भी तो 4 मेथड है जो हमने सीखी, हम वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरा जो पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग था कि व्हाई इंडस्ट्रियल सोर्सेज यूज क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम इज जस्ट दैट वी गेट लो कॉस्ट के अंदर अपना प्रोडक्शन ऑफ अल्केन एंड बेटर अल्केन क्वालिटी। दैट इज द ओनली पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन पढ़ने की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज एज सच में अगर आपको डायरेक्ट सिखा दूंगा तो आपको थोड़ी सी बाउंसर चली जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी तक सारे चैप्टर्स की स्टडी नहीं की होगी। मैं हल्का हल्का जरा ये कंसेप्ट को बिल्ड करता हूँ। देखिए अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर मैं आपसे एक शब्द कहूँ जिसका नाम है पोलार, तो आप इस पोलार शब्द का क्या मतलब निकालेंगे। देखो अगर आपने स्टडी की होगी आपको फटाक से पता चल जाएगा, लेकिन समझो आप एक नया स्टूडेंट है, आपको नहीं पता है तो पोलार क्या होता है, इस शब्द को मैं कैसे समझूं। देखिए पोलार का मैं तो ऐसा समझता हूँ कि पोलार जो है वो कहीं ना कहीं पोल इस शब्द से आया है। ठीक है, और हमें पता है कि पोल जब भी होता है इसका मतलब क्या होता है, दो चीजें हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है। जैसे अगर मैं मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है जिनके बीच में डिस्टेंस है, इसलिए इसे मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, जैसे अपना अर्थ है तो अर्थ को भी एक साइड में नॉर्थ पोल है और नीचे जो है वो साउथ पोल है, तो इसे भी हम अर्थ का डाइपोल कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या पता है, नॉर्थ और साउथ दोनों ऑपोजिट टेंडेंसीज है, ऑपोजिट चीजें है, और ऑपोजिट चीजों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ऑपोजिट चीजों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई दो ऑपोजिट चीजें और उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, मैं उसे पोलर सब्सटेंस कहता हूं। समझाता हूं कैसे। देखो अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम ले लूं और दूसरा हाइड्रोजन एटम ले लूं जिनके बीच में बॉन्ड है, क्या इस हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज है या पार्शियल चार्ज है? नहीं। क्या इस हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज या पार्शियल चार्ज है? नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। मतलब यहाँ डिस्टेंस तो है बट द चार्ज हियर इज जीरो, चार्ज हियर इज जीरो।
दैट इज वाई देयर इज नो ऑपोजिट टेंडेंसीज। तो इसलिए मैं कहता हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, इसमें कोई पोलर बात नहीं है। लेकिन अगर मैं लेता हूँ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू क्लोरीन, तो मुझे पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो क्लोरीन इज गोइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन। तो क्लोरीन इफ इट पुल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन, डोंट यू थिंक बाय इंडक्टिव इफेक्ट the chlorine will receive हल्का negative charge यानी partial negative charge and the hydrogen will receive a partial positive charge। तो what do I observe? I observe कि भाई ये पॉजिटिव टेंडेंसी है, ये नेगेटिव टेंडेंसी है, मतलब ऑपोजिट टेंडेंसी है। ऑपोजिट टेंडेंसी के बीच में आपको ये कुछ डिस्टेंस दिख रहा है। सर ये डिस्टेंस क्या है? ये बॉन्ड का लेंथ है ना, तो बॉन्ड लेंथ इज सम डिस्टेंस, है कि नहीं? तो ये ऑपोजिट टेंडेंसी के बीच में डिस्टेंस है। जब भी लाइफ में ऑपोजिट टेंडेंसी के बीच में डिस्टेंस दिखाई दे, सीधा सीधा मैं कह दूंगा भाई कंपाउंड जो है उसका नेचर पोलर है। कंपाउंड जो है उसका नेचर क्या है भाई? पोलर है। ठीक है, तो ये अभी इनिशियल लेवल पे आप बहुत छोटे हैं, तो हल्का हल्का मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीजें होती है, पोलर सब्सटेंस क्या होता है, नॉन पोलर सब्सटेंस क्या होता है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये कंसेप्ट और भी रिफाइन होते जाएगा, बहुत बढ़िया तरह से आप समझ पाएंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक हल्का अंडरस्टैंडिंग आया आपको, इसलिए बताया। अब देखो ये समझाने की क्या जरूरत थी? ये जरूरत थी कि यहाँ पर अगर आप मेरी बातें समझो तो देखो, मैं अगर एक पोलर सब्सटेंस लेता हूँ जैसे कि HCl, ठीक है, तो यहाँ यह हल्का पॉजिटिव होगा, यह हल्का नेगेटिव होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में मैं समझता हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं दूसरा मॉलिक्यूल लूंगा HCl का, तो ये भी हल्का पॉजिटिव होगा, ये भी हल्का नेगेटिव होगा। ठीक है, जब मैं तीसरा मॉलिक्यूल लूंगा HCl का, तो ये भी हल्का पॉजिटिव, ये भी हल्का नेगेटिव होगा। तो जब मैं एक बीकर के अंदर बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल लूंगा, तो बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल जो है वो अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा। सर कैसे इंटरेक्शन होगा? देखो ना, आपको नहीं लगता कि जब दोनों HCl मॉलिक्यूल आसपास में टकराएंगे तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो हल्का हल्का दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के साथ में थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन करेगा। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट भी तो करते हैं भाई, और इसका जो नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में हल्का हल्का इंटरेक्शन करता हुआ नजर आएगा। तो देखो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए मैं इसे कहता हूँ इंटर मॉलिक्यूलर, है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में। अरे भाई दो कंट्री के बीच में हम कैसे बोलते हैं? इंटरनेशनल। वैसा ही है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर क्या आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा, अरे सर ये H+ है और Cl- है, ऐसा भी तो हो सकता है कि Cl इसके सामने आ जाए, H इसके यहाँ आ जाए, ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव होता है। तो सर देखो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल कर जाएगा, तो यहाँ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाएगा। सही बात है, मैंने कहा ना बोला, ये भी होता है, ये भी होता है। बट क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है? एक मैग्नेट ले लो, बहुत इंटरेस्टिंग फंडा है, अगर आपने किया होगा बचपन में बहुत मजा आएगा। देखो मैग्नेट ले लो, मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, बढ़िया। ठीक, एक मैग्नेट और ले लो, यहाँ नॉर्थ पोल रख दो, यहाँ साउथ पोल रख दो। अब इस मैग्नेट को पास में लाओ, क्या होगा? बोलो नॉर्थ साउथ है, फटाक से अट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों मैग्नेट यूं चिपक जाएंगे ऐसे, है। लेकिन आप इसके सामने ऐसा साउथ पोल लेके आओ, है, ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। बोलो दोनों चिपकेंगे? नहीं, उल्टा भागेंगे, दोनों के बीच में रिपल्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोनों के बीच में? रिपल्शन। सोचो अगर मैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, मुझे पता है रिपल्शन है, वो चिपकेगा नहीं, उल्टा वो एक दूसरे को भगाएगा, पर मैं इसको अगर पैक करूं, भर दबाते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि जैसे ही उसको चांस मिलेगा ये ना फटाक से अपने आप को गोल घुमा लेगा। देखा है कि नहीं आपने ऐसा? ये फटाक से अपने आप को ऐसे टर्न कर लेगा, और जैसे ही वो अपने आप को टर्न करेगा, आपको नहीं लगता नॉर्थ यहाँ जाएगा, साउथ यहाँ जाएगा और एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा? ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। जब आप बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक साथ में रखते हो, तो जिनके बीच में ऑपोजिट चार्जेस वाली टेंडेंसी है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो सब क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल ऐसे आजू बाजू में ऐसे ऑपोजिट चार्ज वाले आ जाएंगे, जब आप उसको एक जगह पे रखोगे तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसा स्पिन कर लेगा, ये जुप ऐसा स्पिन कर लेगा और एक दूसरे के साथ में चिपक जाएगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होना पॉसिबल है, बट मैं ऐसा कहता हूँ कि सभी मॉलिक्यूल जो है अपने आप को जुप ऐसा स्पिन कर लेंगे, स्पिन करके एक दूसरे के साथ में अलाइनमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है मॉलिक्यूल्स में। तो ऑल मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज ट्राई टू एग्जिस्ट इन मैक्सिमम ऑफ द टाइम दिस टाइप ऑफ फंडा, बट रिमेंबर this is called intermolecular force of attraction, and right now this is called as dipole attraction. ठीक है, तो लेट मी से डाइपोल अट्रैक्शन। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ भाई? ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो क्या कहूँ? डाइपोल अट्रैक्शन ही तो कहूंगा। समझाने की बात क्या थी कि ये जो भी चल रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मतलब पोलर सब्सटेंस है।
ठीक है। इसीलिए ये सब जो मॉलिक्यूल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हैं, सब कुछ एक साथ में चिपका हुआ है। लेकिन मान लो पोलर कंपाउंड ही नहीं है, मान लो इधर चार्ज ही नहीं है, तो अब क्या होता? अब आपके मन में सवाल आएगा, तो सर अगर कोई कंपाउंड के बीच में चार्ज ही नहीं है, अगर वो पोलर ही नहीं है, तो क्या वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे? क्या वो एक दूसरे से रिपेल होंगे? क्या वो हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करेंगे? क्या वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे? चलो इसको देखते हैं। सपोज यहाँ देखो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, तो यहाँ जीरो चार्ज है, यहाँ जीरो चार्ज, ठीक। दूसरा मॉलिक्यूल ले लो हाइड्रोजन का, कुछ इस तरह से होगा, इस पे भी जीरो चार्ज है, इस पे भी जीरो चार्ज। तीसरा मॉलिक्यूल ले लो हाइड्रोजन का, सिमिलर फंडा दिखेगा आपको, यहाँ पर भी जीरो चार्ज है, यहाँ पर भी जीरो चार्ज है। अब देखो ऑपोजिट चार्ज नहीं है तो अट्रैक्शन नहीं होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। होल्ड ऑन, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कभी एक साथ एक्सिस्ट नहीं करेंगे, करेक्ट। पर आप तो देखते हो कि आपने एक बीकर के अंदर हाइड्रोजन गैस भर के रखा है, तो सारे मॉलिक्यूल्स आसपास में ही रहे होंगे, है ना। अब आसपास में रहे होंगे लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी तो नहीं होगा, तो वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? समझाता हूँ। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा है। यहाँ क्या होता है कि हर हाइड्रोजन, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, एक बात तो पक्की है कि हर सब्सटेंस के पास में मास होगा। बोलो ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास मास नहीं, पता है ना आपको, ऐसी कोई सब्सटेंस है ही नहीं जिसके पास मास नहीं। एवरी सब्सटेंस हैज मास, इवन द इलेक्ट्रॉन्स हैज मास। ये बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 छोटा होता है, बट मास होता है। मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज नेवर जीरो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मास की वजह से क्या होता है, देखो इसके पास भी कुछ मास है, इसके पास भी कुछ मास है, इसके पास भी कुछ मास है। मास जो होता है वो क्या करता है, अपने अंदर के जो मैटर के अंदर का जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। अब डिस्प्लेस कर देगा तो क्या होगा, मान लो एक समय के लिए क्या हो गया कि हाइड्रोजन के बीच के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स जो इक्वली बटे हुए हैं, मान लो हल्के से मास अगर डिस्प्लेस हो गया, एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा अनबन हो गया, तो हल्का सा जस्ट फॉर अ मोमेंट, जस्ट फॉर अ वेरी 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 स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, इलेक्ट्रॉन हल्कू सा यहाँ शिफ्ट हो गया, हल्कू सा, तो हल्कू सा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। उसी समय पे मान लो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी ऐसा हो गया कि हल्कू सा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो जैसे ही जनरेट हुआ बोलो एक दूसरे के अंदर डायपोल अट्रैक्शन शो करेगा। बट मैं कह रहा हूँ फॉर वेरी वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमेशा के लिए नहीं होगा, बहुत हल्के से समय के लिए होगा, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होगा, और फिर से ये अपने आप को ओरिजिनल शेप में लाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। तो इसकी वजह से होता क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर ड्यू टू द मास। Force of attraction is there due to the mass, but that force of attraction is very very weak, very very small, and it is inconsistent. It is not consistent like it was in there in polar compound, right? तो यहाँ पर जो होगा इसे हम कहते हैं intermolecular force of attraction. Let me write intermolecular force of attraction, ठीक है, which is going to be very very weak, very very weak, very very weak, यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, मोमेंटरी, ठीक है, मोमेंटरी बोल सकते हैं। या फिर इसी का एक अच्छा नाम दे दूं मैं, इसी को कहते हैं वैंडर वाल्स फोर्स, वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडर वाल्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डिस्कवरी की थी, इसलिए इन्हें वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। कहने की बात क्या है कि कंपाउंड अगर पोलर होगा तो सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत जबरदस्त डायपोल इंटरेक्शन, बहुत ही जबरदस्त डायपोल अट्रैक्शन होगा, सारे मॉलिक्यूल्स इसी कोड के साथ में आ जाएंगे, स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, मॉलिक्यूल्स मिलजुल के रहेंगे, एसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल हैज मास, and due to mass there is displacement of electrons, or the we can say displacement of the constituent by which that matter is made up of, and due to which it is simple that we come to know there is a weak force of interaction, momentary force of interaction, and that only weak force of interaction is responsible for the molecules that are going to be staying together, okay? And that weak force of interaction will be called as, we can say, London dispersion forces also, but right now we're not going to do details, we will simply call it as Van der Waals force of attraction. You will study about this topic, the whole concept in states of matter very beautifully, ठीक है। तो सर आपने ये सब यहाँ क्यों सिखाया, इसलिए क्योंकि अल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड का पोलर होना या नॉन पोलर होने का मतलब क्या है, ठीक है। अब चलिए अल्केन्स के प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं। अब देखिए मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा सिर्फ, उसके ऊपर से सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी। जब अल्केन्स है, अल्केन्स आर नॉन पोलर,
अभी अभी मैंने आपको समझाया नॉन पोलर का मतलब क्या होता है। देखिए अल्केन्स के अंदर क्या होता है, मान लेते कोई अल्केन कंसीडर करो CH3 इथेन कंसीडर करो, इसमें से क्या है कार्बन है और हाइड्रोजन है, और हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इज नेग्लिजिबल। ठीक है, इज नेग्लिजिबल। तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नेग्लिजिबल है, इसलिए यहाँ पर चार्जेस जो है उनका सेपरेशन भी नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पर जो है पोलैरिटी नहीं आएगी, ऑपोजिट चार्जेस विल नॉट बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पार्शियल चार्जेस भी नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए ये जो कंपाउंड है कैसे है, नॉन पोलर है। तो यहाँ से मैं कितनी चीजें समझा पा रहा हूँ, देखो अगर अल्केन नॉन पोलर है, अगर अल्केन नॉन पोलर है तो सिंपल सी बात है कि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ऑफ कोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमॉलिक्यूलर, करेक्ट, इंटरमॉलिक्यूलर, तो दैट इज व्हाट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, बहुत ज्यादा वीक रहा होगा, बताइए। अब देखिए उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा वो बहुत ज्यादा वीक रहा होगा। अब वो बहुत ज्यादा अगर वीक है तो उसी फोर्स को हमने नाम दे दिया था कि उनको हम देते हैं वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको नाम दे दिया था वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो भाई अल्केन्स के अंदर कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से आते हैं, ठीक है, दे अराइज ड्यू टू मास, दे अराइज ड्यू टू मास। इसका मतलब क्या है कि मास अगर बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ये जो कंपाउंड है वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ में रहेंगे। मतलब या ऐसा कहूं मैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे एसोसिएशन बढ़ेगा कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा मास रहा होगा कंपाउंड का उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, उतनी ज्यादा अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज पता चलेगी। कौन सी, जहां पर एसोसिएशन होता है यानी मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं। समझाता हूं, हम कहते हैं कि पहले 4 अल्केन यानी कौन, मीथेन, उसी तरह से इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10, ये जो पहले 4 अल्केन होते हैं ना, ये चारों अल्केन जो है वो गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में C5 से लेके आई कैन से 18 तक, नॉट एग्जैक्टली 18, रफली 18-19 तक जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, और बाद में 18 के ऊपर अगर आप जाओगे, ठीक है, 18 के ऊपर अगर आप जाओगे तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं ऐसे अल्केन्स। अब इसका रीजन क्या है, यही रीजन है, मैं समझाता हूँ। देखिए जब 1, 2, 3, 4 कार्बन तक होंगे तो आपको नहीं लगता मॉलिक्यूल छोटे होंगे जिनमें सिर्फ 4-5 कार्बन एटम है, तो छोटे होंगे तो ऑफकोर्स उसके अंदर जो मास है वो भी बहुत कम रहा होगा। मास कम रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा होगा। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, मतलब मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जो एसोसिएशन होगा वो कम होगा। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन कम होगा तो डोंट यू थिंक ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, वो ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल्स एसोसिएट नहीं हो रहे हैं ना, अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है ना उनके बीच में, तो मॉलिक्यूल चिपकेंगे नहीं, दूर भागेंगे। और हमें पता है गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो मास कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, दूर जाएंगे। इसी का मतलब वो गैसियस स्टेट में है ना, कॉमन सेंस है। जैसे आप आगे बढ़ो 5 से 18 कार्बन तक जाओ, बोलो 5 से 18 कार्बन तक जाओगे तो ऑफकोर्स उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। एसोसिएट, अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट होना शुरू हो जाएगा तो बोलो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब जैसे डिस्टेंस कम हो गया तो बोलो कौन से स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट, क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो गैसेस के मुकाबले तो कम ही होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। उसी तरह से जैसे आप 18 कार्बन के ऊपर जाओगे, 19 कार्बन, 20 कार्बन, 25 कार्बन का अल्केन लोगे तो डोंट यू थिंक उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत हाई होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत हाई होगा। इसका मतलब एसोसिएशन भी बहुत हाई होगा, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को चिपक ही जाएगा। अब चिपक ही जाएगा मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड स्टेट। तो उम्मीद करता हूं आपको कि हाउ अल्केन्स एग्जिस्ट दिस वे
एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ बाय द फंडा ऑफ नॉन पोलर। ठीक है, तो एक कंसेप्ट क्लियर करने की वजह से आपको कितनी चीजें लाइन से समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बड़ी चीजें। ठीक है, चलो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फंडास हम देखते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ रहा होगा। देखिए फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि मास इंक्रीज होगा तो सीधा सीधा बात है एसोसिएशन इंक्रीज होगा। अगर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड है तो उनको अलग करने के लिए देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग के दौरान होता क्या है कि मान लेते हैं ये हमारे पास में कोई सॉलिड स्टेट है जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होता है, हमने पढ़ा है। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो यानी आप इसको मेल्ट करने की कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो, जब इसको आप हीट देते हो तो ये मॉलिक्यूल्स है ना वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट करने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है अपने आप में दूरी बना लेते हैं, इस तरह से दूरी बना लेते हैं। दूरी बना लेते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई ये लिक्विड स्टेट में आ गया। जब आप लिक्विड स्टेट को फिर से हीट प्रोवाइड करते हो, आप फिर से एनर्जी देते हो तो ये मॉलिक्यूल जो है वो बहुत बहुत दूर हो जाते हैं, तो हम ऐसा कहते हैं कि वो गैसियस स्टेट में आ जाता है और इसी पॉइंट को हम बॉइलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मेल्टिंग करो यानी मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग टेम्परेचर आएगा, बॉइलिंग करो तो बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा। ये दोनों ही प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उनको बढ़ा रहे हैं। सिंपल सी बात है, देखो भाई यहाँ पे स्पेस नहीं है, हीट दे दो स्पेस बढ़ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट आई मीन मेल्टिंग पॉइंट दे दो स्पेस बढ़ जाएगी, लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड को और हीट दे दो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, आपके पास में गैस बन जाएगा वो कंपाउंड। तो इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग इज नथिंग बट क्रिएटिंग डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सिंपल एज दैट। डू मॉलिक्यूल चेंज? नो। आप पानी को हीट करेंगे तो वो पेट्रोल नहीं बन जाएगा, पानी का पानी ही रहेगा, बस उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल को हीट करने पे मॉलिक्यूल का ओरिजिनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब जो अल्केन है सोचो उसका मास अगर बहुत ज्यादा है तो उसका एसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब वो बहुत चिपका हुआ होगा। तो अगर वो बहुत चिपका हुआ है तो उसको अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा ना। इसी का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स विल बी हायर, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। सिमिलरली अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ से मैंने क्या डिराइव किया कि भाई मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने समझा के दिया है। आज के बाद इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं कभी नहीं लिखूंगा, मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, इट इज फंक्शन ऑफ मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन का मास पे डिपेंड करता है कि भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। मास बढ़ेगा तो समझ लेना ये सारी चीजें बढ़ेगी, एसोसिएशन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स विल आल्सो इंक्रीज। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके दिमाग में एकदम सॉलिड बैठ गया है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं तो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक कंपाउंड है, मान लो पेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन का पेंटेन है। फिर अगर एक कंपाउंड कहता हूँ जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, फिर एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और फिर एक कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो यहाँ हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम कार्बन आइटम बढ़ा रहे हैं, डोंट यू थिंक उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बिकॉज एवरी टाइम कार्बन इज इंक्रीजिंग तो मास इज इंक्रीजिंग बाय 12, हाइड्रोजन इज इंक्रीजिंग तो मास इज इंक्रीजिंग बाय 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो मास बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या पता है, क्या मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से। तो अगर आपसे कहूँ कि बताओ भाई कि इन चारों कंपाउंड में से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका रहा होगा, तो आप कहेंगे भाई जिसका मास ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इसी का मतलब इफ आई अरेंज दिस, तो ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से मैं अरेंज कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट समझ में आया। ठीक है, कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट व्हाट हैपेंस व्हेन आई डू दिस काइंड ऑफ फंडा। देखो अगर मैं लेता हूँ C4H10 मतलब ब्यूटेन। अब ब्यूटेन जो है वो देखो एक इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब एन ब्यूटेन के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। ब्यूटेन जो है वो आइसो ब्यूटेन के फॉर्मेट में भी एग्जिस्ट करता है। सही बात है कि नहीं? अब देखो इसका भी फॉर्मूला C4H10 है, इसका भी फॉर्मूला C4H10 है, मतलब इन दोनों के अंदर जो मास है, मास इज सेम। दोनों के अंदर जो मास है वो तो सेम है, पर दोनों कंपाउंड तो अलग है ना। अभी दोनों कंपाउंड अलग है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा। पर आपने क्या बोला था, सर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं इन दोनों में पूछूं किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो आपको आंसर देने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों के अंदर मास तो सेम है। अब मास सेम है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम आना चाहिए ना। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो ध्यान से सुनो ऐसे कंसेप्ट में क्या होता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये मॉलिक्यूल लीनियर है मतलब ब्रांच नहीं है तो ये ऐसा कुछ सरफेस एरिया रहा होगा,
और ये जो मॉलिक्यूल है वो ब्रांच है, तो इसको एक स्फेरिकल हल्का सा सरफेस एरिया रहा होगा। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आसपास में रहे होंगे तो आपको नहीं लगता कि ये जो रेक्टेंगुलर है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा है। देखो इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा होगा तो ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा है, और जो ग्लोब्यूलर पार्ट है वो देखो ना, दोनों के बीच में जो सरफेस एरिया आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, देखो बहुत कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा मॉलिक्यूल इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर पाएगा, एक दूसरे के साथ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता पाएगा। इसका मतलब जब मास सेम होता है, इफ मास इज सेम, मास इज सेम, ठीक है, ऐसा कब होता है जब आइसोमर्स होता है। तो आपको पता है ना ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है, तो ये जो है एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। तो आइसोमर्स के अंदर जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, इसी वजह से मास सेम रहता है। तो मास जब सेम होता है तब हम क्या करते हैं, मास जब सेम होता है तब हम क्या करते हैं, हम ब्रांच देखते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा याद रखेंगे कि ब्रांच्ड चेन जो होती है ना, ब्रांच्ड चेन, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है स्ट्रेट चेन के मुकाबले। तो इसको रटना नहीं है, इसको याद रखना है, ब्रांच चेन का कम होता है और स्ट्रेट चेन का ज्यादा होता है। कैसे याद रखना है, सिंपल सी बात है कि ये हम लोग सीधा सीधा सरफेस एरिया लिख देता हूँ यहाँ पर, सरफेस एरिया से पता करते हैं। सरफेस एरिया ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो सिंपल सी बात है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आइसोमर्स जब भी दिया होगा, जब मास सेम होगा, डिसीजन नहीं बना पा रहे होंगे तो ये देख के करने का कि ब्रांच है या स्ट्रेट है। तो चलिए एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ आपको होमवर्क में करने के लिए, और आप वो मुझे सॉल्व करके बताइए कि क्या आएगा, ठीक है, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा उसका। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि चलो भाई ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं 1, 2 और 3, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो। चलो मैं ही कर देता हूँ, होमवर्क नहीं देता हूँ। देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन है। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 कार्बन है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, अल्केन है, C5H12 इसका फॉर्मूला है। तो जब फॉर्मूला सबका सेम है तो डोंट यू थिंक मास सेम रहा होगा। जब मास सेम होता है तब हम क्या देखते हैं, हम ब्रांचेस देखते हैं। देखो इसमें 2 ब्रांचेस हैं, इसमें एक ही ब्रांच है और इसमें 0 ब्रांच है। तो ये सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा होगा, ये उससे कम, और ये सबसे कम सरफेस एरिया कवर कर रहा होगा। इसका मतलब हम अगर इसको ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन का रहा होगा, उससे कम रहा होगा द कंपाउंड विच इज हैविंग 1 ब्रांच, और उससे कम रहा होगा कंपाउंड विच इज हैविंग 2 ब्रांचेस लाइक दिस। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, 2, 3 कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है। अब ये दोनों के अंदर कार्बन एटम सेम है तो यहाँ पर फॉर्मूला C4H10 रहा होगा, बिकॉज 4 कार्बन का अल्केन ऐसा ही होता है और ये 3 कार्बन का अल्केन है। तो पहले ये बताओ कि 3 कार्बन वाले अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या 4 कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बताओ। जिसका मास ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसका मतलब ये सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा, यानी सबसे कम किसका है, 3 कार्बन वाले का। उससे ज्यादा किसका होना चाहिए, 4 कार्बन वाले का। बट इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, बाय मास वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज दोनों के अंदर मास तो सेम है। तो हम क्या देखते हैं, जो ब्रांचेस होती है उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, बिकॉज इट कवर्स लेस सरफेस एरिया। तो यहाँ ब्रांच है और यहाँ ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसके मुकाबले ज्यादा रहा होगा। तो सबसे ज्यादा आएगा स्ट्रेट चेन वाले का, उसके बाद में आएगा 4 कार्बन में ब्रांच चेन वाले का। तो इस तरह से अरेंजमेंट रहा है। सिमिलरली इसके अंदर देखो, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, ठीक है, और इसके अंदर 6 कार्बन है। तो बताओ सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका रहा होगा, जिसका मास ज्यादा है भाई, जिसका मास ज्यादा है उसका लिख लो पहले, उसके बाद 5 कार्बन वाला लिख लो, उसके बाद 4 कार्बन वाला लिख लो, उसके बाद 3 कार्बन वाला लिख लो। तो ये उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर लिया। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा किस तरह से अरेंजमेंट हो रही है। एक लास्ट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, और बाद में आज का लेक्चर हम कंक्लूड कर देंगे, वो ये है कि हमको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि अल्केन्स वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं। तो ध्यान से सुनिए, जो अल्केन्स होते हैं आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों इनसॉल्युबल इन वाटर, समझाता हूँ। अल्केन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और वाटर जो है वो एक कह सकते हैं नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, या फिर मैं ऐसा कह दूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर टाइम बिंग इट इज फाइन, चलेगा, क्योंकि वाटर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, HOH, इट्स अ पोलर कंपाउंड। बट अल्केन जो होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है। एक बेसिक सा थियरी है कि अगर आप नॉन पोलर कंपाउंड लोगे, मतलब ऐसा थियरी का नाम ऐसा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व होगा, पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व होगा।
पर नॉन पोलर और पोलर को साथ में रखोगे डिजोल्व नहीं होगा। तो देखो अल्केन जो होता है नॉन पोलर होता है, वाटर जो होता है वो पोलर होता है, तो दोनों साथ में रखोगे डिजोल्व नहीं होगा। पर अगर अल्केन को मैं किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दूं, जैसे बेंजीन के अंदर डाल दूं, बेंजीन भी नॉन पोलर होता है, तो अल्केन बहुत बढ़िया तरीके से बेंजीन में डिजोल्व हो जाएगा। तो कहने की बात क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व्स इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। या फिर सीधी सीधी बात कहूं, नॉन पोलर डिजोल्व्स नॉन पोलर, पोलर डिजोल्व्स पोलर, बट नॉन पोलर एंड पोलर कैन नॉट डिजोल्व ईच अदर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे आपको फंडा बता दिया कि क्यों अल्केन्स जो है बिल्कुल भी वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों सर वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, तो समझाया, बट ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ, कार्बन जो है ना उसको कुत्ते ने काटा तो दिस साउंड वेरी फनी, कार्बन को किसने काटा? कुत्ते ने काटा। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है उसको एक डिजीज हो गया जिसका नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, ठीक है। देखो आपको पता है ना, जब डॉग आपको बाइट करता है और उसको रेबीज हो जाता है या फिर आपको रेबीज हो गया, तो आपको एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम कहते हैं हम हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होता है कि जिस पानी से हमको डर लगने लगता है। तो जो कार्बन है ना उसको कुत्ते ने काटा, इसका मतलब क्या है, कार्बन को हाइड्रोफोबिया है, कार्बन को पानी से डर लगता है। कार्बन पानी में डिजोल्व ही नहीं होता है, वो पानी में जाता ही नहीं है। देखो आप, कार्बन क्या होता है? कोयला। नॉर्मल कोयला इज नथिंग बट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोयला उठा के पानी में डालो, जाएगा क्या? डिजोल्व होएगा क्या? शक्कर के साथ घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। कार्बन पानी से डरता है, उसको पानी पसंद नहीं है। तो कार्बन के कंपाउंड भी पानी में जाने से डरते हैं, ठीक है। और कार्बन के कंपाउंड अगर अल्केन वाले हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत ही नॉन पोलर होंगे, और वाटर तो बहुत ही बढ़िया पोलर कंपाउंड है, इसलिए डिजोल्व नहीं होता है। ये कॉमन सेंस की बात है। तो इस तरह से सारे अल्केन जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। हाँ, अल्केन के अंदर आप चेंजेस करोगे, जैसे फंक्शनल ग्रुप एडिशन कर दिया, या फिर इंक्रीजिंग द पोलैरिटी कर दिया, या फिर आपके किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट कर दिया इसके अंदर, ठीक है, बाय इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, तो शायद सॉल्युबिलिटी में चेंजेस आए। पर वो अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो हायर लेवल पे आता है, 12th स्टैंडर्ड में आता है, वो हम देखेंगे बाद में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझेगा कि अल्केन जो होता है इनसॉल्युबल होता है। लास्ट बात जो अब तक मैंने आपसे छुपा के रखी, कि अल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। अल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब होता है स्लो रिएक्टिंग। इसका मतलब क्या? अल्केन जो है बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है, किसी के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं बताता। अल्केन्स की बहुत कंपाउंड्स पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? स्लो रिएक्टिंग। अल्केन्स आर एक्सट्रीमली स्लो रिएक्टिंग कंपाउंड, ठीक है, दे डोंट रिएक्ट विद अदर केमिकल्स, ठीक है। तो याद रखना, पैराफिन्स, अल्केन्स का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। तो अल्केन जो होता है मोस्टली वैक्सी टाइप सब्सटेंस होता है, तो इसको हम पैराफिन वैक्स, पैराफिन ऑयल, पैराफिन कोटेड सब्सटेंस मिलता है, जिसका मतलब होता है कि हम लोग ने उसके ऊपर अल्केन का कोटिंग किया। जैसे कैंडल होता है, कैंडल इज नथिंग बट अ पैराफिन वैक्स, बिकॉज कैंडल इज अल्केन हैविंग मोर देन 20 कार्बन्स। गेस व्हाई आई एम सेइंग मोर देन 20 कार्बन्स? बिकॉज जो कैंडल होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो सॉलिड स्टेट में होता है, उसका मतलब उसके अंदर कार्बन एटम्स जो होते हैं वो मैक्सिमम 18 से तो ज्यादा ही होने चाहिए। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ मोर देन 20 कार्बन का जो अल्केन होता है वो कैंडल होता है, ठीक है। इनफैक्ट अवर क्रेयॉन कलर इज ऑल्सो अ कैंडल ओनली, बट द ओनली थिंग इज क्रेयॉन कलर के अंदर हम अलग से कलरिंग एजेंट डालते हैं जिसकी वजह से अल्केन गेट्स कलर्ड, ठीक है। तो दीज आर द थियरीज, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ अल्केन्स। हम धीरे धीरे इससे आगे बढ़ेंगे, आपका कंसेप्ट और भी डेवलप होते जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। इसका मतलब हम अल्केन्स को केमिकली किसी और कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अल्केन के केमिकल को चेंज करके किसी और केमिकल या किसी और फंक्शनल रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला नेक्स्ट टॉपिक। तो प्लीज उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक अच्छे से लर्न करके रखिए, नोट्स बनाइए, एंड देन विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।